तो चलिए आज भारत के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे दुस्साहसी घोटालों में से एक की कहानी में उतरते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी शुरुआत एक ट्रेन में फल बेचकर की और फिर पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाया। नाम था अब्दुल करीम तेलगी। 30,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस आर्थिक सुनामी का अंदाजा है जो तेलगी ने इस देश में ला दी थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पूरे साम्राज्य का जो किंगपिन था, वो आदमी था जिसकी पहली कमाई ट्रेन की बोगियों में फल बेचकर होती थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला अध्याय, कैसे एक मामूली से सेल्समैन के अंदर वो जबरदस्त महत्वाकांक्षा जागी जिसने आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। साल था 1982, कर्नाटक का खानापुर। अब्दुल करीम तेलगी ट्रेनों में फल बेचता था, लेकिन उसकी बातों में, उसके अंदाज में एक अलग ही जादू था। वो जल्दी समझ गया कि उसकी मंजिल इन ट्रेन की पटरियों से बहुत बहुत आगे है। वो मुंबई आ गया, फिर 7 साल के लिए गल्फ भी गया, लेकिन जब वापस लौटा तो एक नया धंधा शुरू किया जिसे कहते हैं कबूतरबाजी। मतलब जाली दस्तावेज और नकली पासपोर्ट बनाकर लोगों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजना। यहीं उसे पहली बार संगठित अपराध की असली ताकत का एहसास हुआ और इसी जुर्म में वो पहली बार जेल भी गया। और कहते हैं ना, कई बार सलाखों के पीछे किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। जेल में तेलगी की मुलाकात हुई कौशल जावेरी नाम के एक आदमी से। ये मुलाकात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि जावेरी ने उसे दिखाया कि छोटे मोटे क्राइम और एक बड़े सोचे समझे सिंडिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसने तेलगी को जुर्म की एक बिल्कुल नई दुनिया से मिलवाया। झावेरी के साथ मिलकर तेलगी ने अपना पहला घोटाला शुरू किया, एडहेसिव स्टैंप वॉशिंग। इसका तरीका बड़ा सिंपल था। पुराने सरकारी कागजों से इस्तेमाल किए हुए स्टैंप्स निकालना, केमिकल से इनकी स्याही साफ करना और उन्हें दोबारा बाजार में सस्ते दाम पर बेच देना। ये इसकी चालाकी का एक छोटा सा नमूना तो था, लेकिन इस छोटे से खेल से जो पैसा आ रहा था वो तेलगी की भूख के लिए नाकाफी था, बिल्कुल नाकाफी। और फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी स्टैम्प पेपर्स पर। उसे एकदम से एक झटका सा लगा। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना इन छोटे मोटे एडेसिव स्टैम्प्स में नहीं, बल्कि उन बेशकीमती स्टैम्प पेपर्स में है, जिनके बिना इस देश में कोई भी बड़ा सौदा, कोई भी डील हो ही नहीं सकती। ये कागज के टुकड़े नहीं थे, नहीं, ये उसके लिए कुबेर के खजाने की चाबी थे। और बस यहीं से तेलगी का असली खेल शुरू हुआ। अब वो कोई छोटा मोटा धोखेबाज नहीं रहा। वो अब स्टैम्प पेपर का किंगपिन बनने की राह पर निकल चुका था और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तेलगी अक्सर एक बात कहता था, मुझे पैसा कमाना नहीं, बनाना है। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये उसके जबरदस्त दुस्साहसी प्लान का ब्लूप्रिंट था। वो सचमुच में पैसा बनाने की अपनी एक फैक्ट्री लगाने जा रहा था। उसका प्लान सुनेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। स्टेप 1, उसने नासिक की सरकारी सिक्योरिटी प्रेस से एक नीलामी में वही पुरानी प्रिंटिंग मशीनें खरीद लीं जिन पर कभी असली स्टैम्प पेपर छपा करते थे। स्टेप 2, उसने सरकारी अफसरों को रिश्वत देकर वो असली प्रिंटिंग प्लेट्स हासिल कर लीं जिन्हें नियमों के हिसाब से नष्ट कर देना चाहिए था। स्टेप 3, उसने वो खास कागज भी जुगाड़ लिया जो सिर्फ सरकारी छपाई के लिए इस्तेमाल होता था। और फाइनली स्टेप 4, उसने चोरी छिपे इन मशीनों को दोबारा असेंबल किया और हूबहू असली जैसे दिखने वाले नकली स्टैम्प पेपर्स की अपनी टकसाल शुरू कर दी। उसका काम इतना परफेक्ट था, इतना सटीक था कि उसके बनाए नकली स्टैम्प पेपर्स और असली में कोई फर्क बता ही नहीं सकता था। यही उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। देश की अर्थव्यवस्था में धीमा जहर घोला जा रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। लेकिन देखिए, तेलगी की असली प्रतिभा सिर्फ नकली कागज छापने में नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ताकत थी उस सिस्टम को ही अंदर से खोखला कर देना जिसे असल में उसे रोकने के लिए बनाया गया था। वो भ्रष्ट अधिकारियों के साथ अपने रिश्ते को समझाने के लिए जंगल का एक बड़ा सिंपल सा नियम इस्तेमाल करता था। वो खुद को कहता था शेर, शिकारी जो दौलत पैदा करता है, और सिस्टम के भ्रष्ट लोगों को वो कहता था लकड़बग्घे जो शेर के किए शिकार पर पलते हैं। उसका एक ही फॉर्मूला था, जब तक लकड़बग्घों का पेट भरता रहेगा तब तक शेर जंगल में महफूज है। और उसके लकड़बग्घों का ये नेटवर्क कोई छोटा मोटा नहीं था। गली के सिपाही से लेकर मंत्रालय में बैठे मंत्रियों तक, स्टैंप ऑफिस के ऑफिसर भराड़े से लेकर नासिक प्रेस के मैनेजर मधुसूदन मिश्रा तक सब उसकी जेब में थे। मतलब उसने सिस्टम के रखवालों को ही अपना सबसे बड़ा बॉडीगार्ड बना लिया था। तेलगी कहता था, औकात से अकल नहीं खरीद सकते, पर मैं अपनी अकल से औकात बनाऊंगा।
ये सिर्फ उसका घमंड नहीं था, ये हकीकत थी। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जिससे लोग प्यार नहीं करते थे, खौफ खाते थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस चीज पर इंसान को सबसे ज्यादा गुरूर होता है ना, वही चीज उसके पतन का कारण भी बनती है। और तेलगी के साथ भी यही हुआ। जिस औकात को उसने अपनी अक्ल से बनाया था, वही औकात और वही अहंकार उसे ले डूबा। 31 दिसंबर साल 2000 की वो रात, तेलगी ने अपने अहंकार के नशे में मुंबई के एक डांस बार में एक डांसर पर एक ही रात में 90 लाख रुपए लुटा दिए। दौलत का ये भद्दा खुला प्रदर्शन उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपने ही बनाए जंगल का नियम तोड़ दिया था। उसने सारे लकड़बग्घों को ये दिखा दिया था कि शेर कितना बड़ा, कितना मोटा शिकार कर रहा है। अब हर किसी को उस शिकार में से एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए था। और इसके बाद उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 90 लाख वाली खबर जंगल की आग की तरह फैली। पुलिस, राजनेताओं, गैंगस्टर्स, सबके फोन बजने लगे। सब और ज्यादा पैसा मांग रहे थे। दबाव इतना बढ़ गया कि उसका बनाया सुरक्षा कवच टूटने लगा और 2003 आते आते उसके अपने ही रखवाले उसके खिलाफ हो गए और आखिरकार तेलगी का खेल खत्म हो गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या अब्दुल करीम तेलगी एक जीनियस, एक मास्टर क्रिमिनल था, या वो सिर्फ उस भ्रष्ट और टूटे हुए सिस्टम का एक प्रोडक्ट था जिसने उसे पनपने का मौका दिया? शायद इसका सही जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।